एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग UPDLS सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ये 3 या 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मंडे पड़ेगा 3 या 4 अप्रैल से, जहाँ तक नोटिस आई हुई है कि 4 अप्रैल से आप लोग का क्या है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ये 10 अप्रैल तक आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले 4, 5, 6 अप्रैल तक आप सभी का पेपर है और आज डेट है 18, यानी 12, 4, 16 16 दिन बचे हुए हैं। 16 दिन में से आप लोग मान के चलिए कि 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग एक बार फिर अपने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़िए। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के साथ में आप अपने पवन सीरीज, राजन सीरीज और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन सभी को पढ़िए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। आज जो हम लोग की क्लासेस होगी ये हम लोग का है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये द्वितीय सेमेस्टर आप सभी जानते हैं, सन 2017 का प्रश्न पत्र है। पूर्णांक आपको पता है कि 50 नंबर का होता है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। क्या है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर की जो भी क्लासेस हों वो मिल जाया करे। और साथ में ही सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से पवन राजन, एक ही वीडियो में पवन राजन के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं करा दिए जाएंगे। कंप्लीट रिवीजन होने के बाद आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी कराया जाएगा। तो आप लोग 15 दिन शेष बचे हुए, इन 15 दिनों में अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो ये किस में है, उद्देश्य में है। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। तो ये क्यों गठित हुई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, किसकी हेतु, समीक्षा हेतु गठित हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण आयोग की संस्कृति संबंधित थी, किससे संबंधित थी। तो ये आपके उच्च शिक्षा, ये उड आ जाए, आप उड को भूलिएगा मत, उड ऐसे मत उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई का, 19 जुलाई 1854 को उड का आदेश, उड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो ये 19 जुलाई 1854 को क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा किसको प्रदान की जाती है, तो ये अंधों को प्रदान की जाती है। ये सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट को इससे बहुत प्यार है, पूछता भी है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, ऐसा भी पूछता है। और ये किसके लिए ब्रेल लिपि शिक्षा किसको दी जाती है, तो अंधों को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी, किसकी उसमें, तो ये सन 1997 से 98 में प्रारंभ की गई थी। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध का सुझाव दिया था। अपव्यय तथा अवरोध, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। मैंने कई बार कराया है कि अपव्यय क्या होता है, अवरोध क्या होता है। ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूज करता है। ये आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप लोग अपने नोट्स को उठाइए और देख लीजिएगा कि अपव्यय क्या है, अवरोध क्या है। ठीक है, इसका सुझाव किसने दिया, तो इसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। गाँव में छत को क्या बोलते हैं, कोठा, कोठे पे चलना। इसका अलग भी कोई अर्थ, अपव्यय तथा अवरोध का क्या अर्थ है, इसका सुझाव किसने दिया था, कोठारी आयोग। वो छत पे गए थे, बैठे थे, सोचे थे कि अपव्यय तथा अवरोध, इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। उसके बाद उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आप सभी बताइए। तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया, तो ये आपका 1972 में
पारित किया गया था। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो ये सन 1998 में प्रारंभ किया गया था। बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के जिस धारा में किया गया वह धारा कौन सा है? तो ये आपका धारा 45 है। कौन सा है? धारा 45 में है। मैंने बताया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट पूछता है आपसे ना, तो एक्ट कौन सा है? 45 है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप लोग पवन सीरीज मैं फिर से कराऊंगी, राजन कराऊंगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि मैम आप एक ही चीज़ बार बार करा रही हैं, तो मैं बार बार इस वजह से करा रही हूँ कि आप सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपके एग्ज़ाम में आना भी पवन, राजन और PYQ, बस यहीं से आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और अगर आप इन सभी को स्किप करके गए तो आपका ही नंबर खराब होगा, आपका ही परसेंटेज खराब होगा और आप लोग सोचेंगे और अच्छे से नहीं पढ़ा या पढ़ा ही नहीं तो बैक आप सभी का लगेगा। क्योंकि बहुत से बच्चों का मैथ में बैक लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, साइंस में बैक लगा हुआ है, संस्कृत में बैक लगा हुआ है। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना सेकेंड सेमेस्टर बेस्ट करके आए। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये फ्रॉबेल हैं। पांडुचेरी किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? पांडुचेरी में तो श्री अरविंद घोष ने क्या की थी? स्थापना की थी। 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। क्या है? अति लघु प्रश्न। 15 ही अति लघु प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। मैं बहुत ही कम समय में वीडियो को कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ और कम समय में कंप्लीट कराने का यह फोकस रहता है कि आप चीज़ों को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार बहुत ही कम टाइम में देख सकें। जितना ही आप अपना टाइम बचाएंगे उतना आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे। इसीलिए मैं इसको कम टाइम देती हूँ, क्योंकि फर्जी वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको सही चीज़ें मिल रही हैं तो उसको कम समय में लिमिटेड चीज़ें दीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मेरा कोशिश यही रहता है, अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लेंगे, गारंटी है कि आप अपना बेस्ट करके आएंगे। मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक कौन थे? मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि जो फ्रॉबेल थे, ये पूछता भी है। अभी तो ये पूछ लिया अति लघु में, बट ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? आंसर में लिख दिया फ्रॉबेल। लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अगर आपका अच्छा होगा, चीज़ें स्टैंडर्डाइज रहेगी, अच्छे से लिखा रहेगा, तो एग्जामिनर ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा एग्जामिनर को और आपको पूरा नंबर मिलेगा। वैसे ये एक ही नंबर का है, अगर आपने फ्रॉबेल ही लिख दिया तो कभी आपको पूरा नंबर मिलना ही मिलना है। और थोड़ा अच्छे से लिख दिया तो सामने वाले को और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, इस बच्चे की तैयारी अच्छी है और ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा टीचर है। जर्मन शिक्षावाद फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार स्कूल एक बाग है ना? स्कूल एक बाग है और अध्यापक को क्या कहा गया? माली, तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चा क्या है? पौधे के समान है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद किस पे आस्था नहीं रखता था? तो प्रयोजनवाद समाज में व्याप्त रूढ़ियों, है ना, मान्यता, बंधनों तथा परंपराओं, अंधविश्वास आदि में कोई आस्था नहीं रखता था। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता था? तो आप इससे रिलेट कर लीजिए। आस्था नहीं रखता था तो किससे? अंधविश्वास। आप अंधविश्वास अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, अंधविश्वासी था तो परंपराओं को भी नहीं मानता था, है ना, मान्यता, बंधन, इन सभी चीज़ों पे क्या वो नहीं मानता था। कौन? प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता था? तो प्रयोजनवाद अंधविश्वासी था। वह रूढ़िवादिता, परंपरा, बंधन, इन सभी पर क्या करता था? वो आस्था नहीं रखता था। यही तो पूछा ना कि प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता था? प्रयोग, जो चीज़ें प्रयोग में चली आ रही है उन पे नहीं रखता था वो मान्यता। प्रयोग में यानी मान्यता हो गया ना, ये मान्यता वर्षों से चली आ रही है। रूढ़िवादिताओं, है ना, रूढ़ियों पे, बंधनों पे, परंपराओं पे, इस पे क्या करता था? मान्यता नहीं रखता था। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक
सॉरी, यूनानी दार्शनिक शिक्षावाद सुकरात। बस आप ये जाने कि प्रश्न शिक्षण विधि किसने दिया, तो इसको सुकरात ने दिया। सुकरात को प्रश्न शिक्षण विधि का जनक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतवाद को दूसरे और किस नाम से जानते हैं? प्रकृतवाद। प्रकृतवाद को भौतिकवाद, प्रकृत है तो वो भौतिक से रिलेट होगा, तो प्रकृतवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम से जाना जाता है। प्रकृतवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है, यह मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणाओं को नहीं मानता है। प्रकृत या मन और आत्मा जैसी चीज़ों को नहीं मानता है। जो इसके सामने चीज़ें होती, जो प्रकृति ने बनाई है, बस वह इन चीज़ों को क्या करता है? मान्यता है। ये भौतिक चीज़ों पे क्या है? आस्था रखता है ना। प्रकृतिवाद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉबेल ने जो देखिए पूछता है कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो फ्रॉबेल हैं। अब पूछ लिया गया कि कब प्रारंभ हुआ, तो फ्रॉबेल ने 1805, याद रखिएगा 1805 में शिक्षण का कार्य आरंभ किया था। 5 में उन्होंने क्या किया? आरंभ किया, और 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम, ये क्वेश्चन भी आता है कि बाल उद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। किसने विद्यालय मतलब बाल उद्यान विद्यालय किसने खोला? तो किसने खोला? किंडरगार्टन ने। फ्रॉबेल ने बाल उद्यान तथा किंडरगार्टन खोला। तो इन्होंने 1805 में क्या किया था? शिक्षण मतलब अगर आप एज ए टीचर बन गए, अभी आप सन 2026 में, तो आप पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ाते पढ़ाते एज ए टीचर आपके दिमाग में आया कि मुझे एक स्कूल खोलना है, और आपने अपनी शिक्षा को ऐसे ग्रहण किया और ऐसे सामने वालों को प्रेजेंट किया, आपने बच्चों को इतने प्यार और स्नेह से पढ़ाया, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि मुझे एक स्कूल खोलना, और आपने एक विद्यालय का, है ना, आप भी फ्रॉबेल की तरह क्या किया? बाल उद्यान खोला, और चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से कि हम बच्चों को एक किस तरह पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाया, और आप एक दिन बहुत बड़ा नाम कमा लिए। इसी तरह जैसे किंडरगार्टन जी ने और आप सभी का नाम आए, इस तरह आप पढ़िए और चीज़ों को पढ़ाइए। इन्होंने क्या किया कि 1805 में इन्होंने मतलब सन 2026 में अगर आप एज ए टीचर हो जा रहे हैं और आप 15 साल या 20 साल बाद, है ना, आप एक बहुत बड़े विद्यालय की स्थापना कर लें और ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो, तो वही काम इन्होंने किया था कि ये फ्रॉबेल जी जो थी, तो इन्होंने 1805 में शिक्षण का कार्य आरंभ कर दिया था, और 1839 में, याद रखिएगा 5 से 39, है ना, 5 से 39 यानी कितना? लगभग 34 साल, है ना, 34 साल बाद उन्होंने क्या किया था? एक विद्यालय खोला था, और उसका नाम क्या रखा? बाल उद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा था, जो बच्चों के लिए क्या था कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। मतलब उन्होंने शिक्षा बच्चों को दी, और उसके बाद बच्चों में इतना प्यार हो गया कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि हमें अपने बच्चों के लिए ही जीवित रहना है, और बच्चों के साथ ही खेलना है, और उनके आगे बढ़ने के चीज़ों के बारे में क्या करना है? कार्य करना है। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य क्या हैं कि बच्चों के शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना, बच्चों की शिक्षा संस्था की स्थापना करना, संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना, बच्चों को नैतिक जानकारी प्राप्त करना। समाज के प्रमुख कार्य अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे तो बच्चों के बारे में दिया गया है, और ये बच्चों के ही बारे में बात की जा रही है। तो सबसे बड़ा जो समाज का रोल होना चाहिए, तो समाज का रोल ये होना चाहिए कि वो बच्चों के अनुकूल उनको माहौल देना चाहिए, कि बच्चे अगर आपके आसपास हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए आसपास की जगहों पे, मतलब जहाँ वो रह रहे हैं उसके आसपास एक विद्यालय भी स्थापना होनी चाहिए, कि वहाँ पे विद्यालय हो, बच्चा जाए वहाँ पे अपनी
पढ़ाई कर सके सुचारू रूप से। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो उसको वित्तीय मदद भी मिलनी चाहिए। बच्चों को नैतिकता की भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ये समाज के क्या हैं, प्रमुख कार्य हैं। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का क्या अर्थ है? मूल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। मूल क्या है? मूल्य का अर्थ लिखे तो मूल्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जो हमारे समाज हमें बता रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं। जो इच्छाएं हैं ना, मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखना समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। मतलब जो हमारे आसपास हैं, जो दिख रहे हैं, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आंतरिक जीवन में उतार रहे हैं, वही क्या है, मूल्य हैं। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु क्या? अगर कोई बच्चा बाल अपराध कर रहा है तो क्यों करेगा? या तो वो गरीब है, भूखा मर रहा है, शिक्षा की कमी है, जागरूकता नहीं है, सामाजिक वातावरण नहीं अच्छा है, मानसिक महत्वाकांक्षाएं है ना। बाल अपराध के कई कारण हो सकते हैं। आप इन ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप लिख लेंगे कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, जागरूकता, सामाजिक वातावरण, मानसिक वातावरण, वित्तीय स्थिति। गरीबी में फिलहाल फाइनेंशियली आ गया वो। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के मदरसा की क्या की थी? स्थापना की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है 1791 में। कब? 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब? तो ये 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। आ गए मैकाले से दो क्वेश्चन आता है। छनाई का सिद्धांत किसने दिया? निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैकाले साहब है। और मैकाले को आप भूलिएगा मत, मैकाले आएंगे जरूर। वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि मैं काला हूँ और आप लोगों को आऊँगा काला करने। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र है ये 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश किया था। कब? 2 फरवरी 1835 को, है ना। क्या किया था? पेश किया था। किंडरगार्टन जो था मतलब विद्यालय, उसकी स्थापना कब की थी? मतलब फ्रॉबेल ने इसकी स्थापना कब की थी? तो आप याद रखिए 1805 में वो क्या आई थी? मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आई थी। और 1839 में उन्होंने एक बाल उद्यान विद्यालय की स्थापना कर दी थी। याद रखिएगा 1835 में गवर्नर जनरल ने क्या किया था? अपना विवरण पेश किया था। और 1839 में बाल उद्यान की स्थापना की थी। किसने? फ्रॉबेल ने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने बच्चों ने देखा और उन्हें चीज़ें पसंद आई है। और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अब आ गया है। और एग्ज़ाम की तैयारी करिए क्योंकि अगर आप अभी लापरवाही करेंगे तो आप सभी का बैक लग जाएगा। क्योंकि आपके पास 15 दिन शेष बचे हैं। आप इसमें आप अपना कितना बेस्ट कर सकते हैं इस बात पे ध्यान रखिए, ना कि इस बात पे आप ध्यान रखिए कि डेट कब आएगी। डेट का क्या है? डेट कभी भी आ जाएगी 10 दिन पहले। और आप उसके बाद क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं इन सभी चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। तो आप डेट पे ना ध्यान रखिए, बस ये याद रखिए कि हमारे पास 15 दिन बचे हुए हैं। मैं 7 पेपर को कैसे तैयार करूं, मैं आप सभी के लिए एक वो बना दूंगी कि आप 15 दिन में कैसे चीज़ों को पढ़ें, मैनेज करें और तैयार करें, है ना। टाइम टेबल बनाएंगे कि 7 पेपर कैसे मैनेज होगा इन 15 दिन में, ठीक है। उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित किया था? तो उड का जो घोषणा पत्र है के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति सन 1854 में घोषित की। सर चार्ल्स उड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और महिलाओं की शिक्षा के लिए वर्तमान गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी,
को एक पत्र लिखा जिसे उद्घोषणा पत्र कहा गया है ना। गवर्नर जनरल को जो इन्होंने पत्र लिखा उसी को क्या कहा गया, उनका घोषणा पत्र। निरौपचारिक शिक्षा की विभिन्न साधन किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाली गई। तो निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्ग को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते थे, इसलिए किसी विशेष आयु वर्ग पर अधिक दबाव डालने की बात कहना उचित नहीं होगा। देखिए ये आपको घुमाया कि किस आयु के लिए अधिक दबाव डाला गया, बट ऐसा नहीं था, है ना। निरौपचारिक शिक्षा क्या थी कि इसमें सभी आयु वर्गों को सीखने के लिए क्या किए जाते थे, अवसर प्रदान किए जाते थे, जबरदस्ती नहीं की जाती थी। इसमें बच्चों को अवसर दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि बच्चा मतलब जिसमें वो हुनर रखता है, जिन क्षेत्र में वो चीज़ों को सीखे। और इसीलिए कहा गया है कि किसी विशेष आयु पर अधिक दबाव डालने की कोई बात नहीं कही गई थी। नेक्स्ट, शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, यह कथन किसका है, शिक्षा व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय है, आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, यह कथन किसने कहा, तो प्लेटो ने प्लेट में सजा के ये बात कही कि शिक्षा व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का क्या है, समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या कही गई है, 6 वर्ष मानी गई है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु कब मानी गई है, 6 वर्ष मानी गई है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और अति लघु प्रश्नों को देखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, लग जाइए। 15 दिनों में आप अपना बेस्ट करिए। आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।